वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी MPC 001 पे रहेगी, मीन्स कोग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी पे रहेगी। इसका हम आज देखा जाए तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MPC 001 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, लगभग 1 वीक बिफोर किया था ये हमने। आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने जैसे मुझसे पूछा था कि इसकी सेकंड वीडियो कब आएगी, तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी सेकंड वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कोग्निटिव साइकोलॉजी के, जितने आज कवर कर सकते होंगे, वो हम MPC 001 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेकंड पार्ट में मेनली आज हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है वो कवर करना है। इससे रिलेटेड थ्योरीज हम डिफरेंट जो है उनको करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन। डिफरेंट जितने भी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस में अपना प्रोमिनेंट जो है वो पार्टिसिपेशन की है, उनकी डेफिनेशन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। Intelligence is the capacity of the organism to adjust itself to an increasingly complex environment। तो चार्ल्स पियरमैन ने इंटेलिजेंस को कैपेसिटी का नाम दिया है और उसने बोला ऐसी कैपेसिटी है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो एडजस्ट करता है। किस में एडजस्ट करता है? जो लगातार जो कम्प्लेक्स होता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट, उसमें एडजस्ट करता है। दैट इज़ इंटेलिजेंस जी। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फिर हमने देख लिया कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस है एक कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी? जिससे हम एडजस्ट करते हैं। इंटेलिजेंस इज अ कैपेसिटी टू एडजस्ट इन द इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय चार्ल्स पियरमैन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास जी, वो है एलम टर्मन की। उन्होंने बोला द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उन्होंने एलम टर्मन सर ने एबिलिटी जो है वो इंटेलिजेंस है, उसको नाम दे दिया एक एबिलिटी का। ऐसी एबिलिटी जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर आप कोई कंक्रीट थिंग मीन्स प्रोवाइड करवाओगे, उसे तभी कंसेप्ट समझ आएगा। बॉल का कंसेप्ट उसे तभी समझ आएगा अगर उसे बॉल दिखाओगे। एप्पल का कंसेप्ट तभी समझ आएगा अगर उसको एप्पल दिखाओगे। ठीक है। इमोशंस उसको तब तक समझ नहीं आते कि ठीक है, उसके सामने उसे कोई डर का नहीं पता होता, उसे कोई जेलसी का नहीं पता होता है। ठीक है। ये सारी थिंकिंग या ये सारी जो इमोशंस हैं, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में आती है जिनकी कोई खुद की कोई शेप नहीं है। ठीक है। तो एलम टर्मन सर ने इसको ऐसी एबिलिटी बता दिया, द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी अच्छे से समझ लेते हैं या समझ सकते हैं, दैट एबिलिटी इज़ नोन एज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो रहेगी वो है हॉवर्ड गार्डनर सर की। इनकी थ्योरी भी इंटेलिजेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी आपको इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है, कोई भी थ्योरी एलेबोरेट करने के लिए आती है, तो पहले मीनिंग में, डेफिनेशन में आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस के बारे में बताओगे। स्टार्टिंग आपने डेफिनेशन से ही करनी है। जब खुद से पहले थोड़ा मीनिंग कन्वे कर दो, उसके बाद जो रिनाउंड हमारे इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दी गई 1-2 डेफिनेशन दे दो इंटेलिजेंस की। उसके बाद जब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, मेन क्वेश्चन, तो जो है वो एग्जामिनर पे भी एक अच्छा कह लो कि इम्पैक्ट पड़ता है कि इनको जो है कंसेप्ट पहले तो मीन्स जो कंसेप्ट को ये अच्छे से समझते हैं, उसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं। और कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ व्हाट इज इंटेलिजेंस ऐसे करके, जहाँ ये किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ पार्ट में भी आ जाता है। क्वेश्चंस कैसे हैं वो बस थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़े टाइम बाद। ये पहले 2-3 जो डेफिनेशन हो रहे हैं उसको डिस्कस कर लें जी। हॉवर्ड गार्डनर की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब पहले जो है वो उन्होंने एक एबिलिटी के साथ उसको बता दिया। जैसे हमने जैसे हमने टर्मन सर की जो डेफिनेशन की है ऊपर जी हाँ,
एल.एम. टर्मन सर की डेफिनेशन की है। उन्होंने एक सिंगल एबिलिटी को बता दिया कि इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी ग्रास्प करना शुरू कर देते हैं, उसका कंसेप्ट को भी समझ पाते हैं, तब हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट है। लेकिन जो गार्डनर सर ने जब इसको डिफाइन किया है, तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसके डिफरेंट जो हैं वो एबिलिटी से इसको कह लो कि कंपेयर किया है कि इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्होंने एबिलिटी ली है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, उसमें इन्होंने बोला है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं जहाँ तो इसको कह लेंगे एबिलिटी टू क्रिएट प्रोडक्ट, जहाँ बोलेंगे द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड विद इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स, कि जिनकी जो वैल्यू है विद इन वन और मोर देन वन कल्चरल सेटिंग्स में जिस प्रोडक्ट्स की वैल्यू है। ऐसा क्रिएटिव कोई चीज़ को क्रिएट करने की एबिलिटी या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, उसको हॉवर्ड गार्डनर सर ने जो है वो इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इसको अगर आप एग्जांपल लेके समझें तो हॉवर्ड गार्डनर सर की जो थ्योरी को ही लेके हम समझते हैं कि जो इनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो उसमें जो इन्होंने कंसेप्ट्स बताए हैं वो हम यहाँ पे इंडिया में भी उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे करिकुलम का पार्ट है इंटेलिजेंस, उसमें हॉवर्ड गार्डनर सर की थ्योरी भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। और आउट ऑफ इंडिया मींस अदर कंट्रीज़ में भी उनकी जो है वो थ्योरी ऐसे ही पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट या कह लो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी अपना दिया है जिसको मोर देन वन कल्चर्स में सभी ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अपनाया है कि जो उन्होंने थ्योरी दी है वो वैलिड है, कि इंटेलिजेंस का कंसेप्ट इसी तरह अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये एक बात रही हमारी एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो हम लेंगे डी वैशलर। ये डेविड वैशलर है एक्चुअली में। तो डेविड वैशलर सर की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है इंटेलिजेंस की, और इन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट भी दिया है। उसकी भी एक मींस एक डिफरेंट जो है वो प्लेस है इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस। तो वैशलर सर की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड वैशलर, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, इन्होंने बोल दिया अगेन एबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी कौन सी है, टू एक्ट पर्पसफुली, देन थिंक रैशनली एंड देन डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ऊपर जो हमने गार्डनर सर की थी, उन्होंने बोल दिया था एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या एबिलिटी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो वन और मोर देन वन कल्चरल सेटिंग्स में जिनको एक्सेप्ट किया जा सके, जो वैल्यूएबल हो। और जब हम डी वैशलर सर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिविजुअल्स की ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो एक्ट करता है, एक्ट तो सारे करते हैं बट इस एबिलिटी में कैसे एक्ट करता है, पर्पसफुली, ठीक है। कोई काम करना है लेकिन उसके पीछे का उसको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ऐसे नहीं विदाउट एनी रीज़न नहीं वो कर रहा, सब कुछ जैसे प्लान है, उसके पीछे कोई पर्पस है। नेक्स्ट उसकी एबिलिटी है टू थिंक करने की। अब थिंकिंग तो सारे ही कर रहे हैं बैठे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी थिंकिंग की बात हो रही है जो रैशनल थिंकिंग हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, वो वाली थिंकिंग, ठीक है, वो बैठ के करनी है। ऐसे नहीं स्ट्रेस में चले जाना, सोचते सोचते जहाँ तो पास्ट की बातें लेके बैठे रहो, जहाँ तो फ्यूचर की, ऐसा नहीं है। इन्होंने एबिलिटी की बात की है, थिंकिंग की बात की है, लेकिन ऐसी एबिलिटी इंडिविजुअल की जिसमें वो थिंक करता है, थिंक तो सारे करते हैं बट वो रैशनली थिंक करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया अगेन द एबिलिटी, कैसी एबिलिटी, टू डील विद द एनवायरनमेंट। अब हम सारे ही देखा जाए तो जैसे तैसे एनवायरनमेंट के साथ डील तो कर ही रहे हैं, किसी तरह की भी सिचुएशन आ रही है, किसी तरह का भी वेदर आ रहा है, कोई पेंडेमिक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हम डील तो कर ही रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंट उसको माना जाएगा जो इफेक्टिवली डील करेगा, एंड एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। ये एक प्रिसाइज डेफिनेशन मानी जाती है डेविड वैशलर सर की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आपने समझ लेना है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम के लिए हमें चीज़ें जो है वो याद रही। हमें पता ही है जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं। तो ठीक है, हम अपनी आईसाइट वाली सेंस को भी यूज़ करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी इसको समझ लेते हैं ताकि ये इमेज हमारे ब्रेन में बैठ जाए। तो जी देख लेते हैं, जो
हाँ जी, डी वैशलर सर ने जो डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की, उनके अकॉर्डिंग क्या हमने पढ़ा है, ये एबिलिटी है एक्ट करने का, थिंक करने का, डील करने की। लेकिन एक्ट कैसे करने की, पर्पसफुली। थिंक कैसे करने की, रैशनली। डील कैसे करने की, इफेक्टिवली। लेकिन कहाँ डील करना है, विद द एनवायरमेंट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय डेविड वैशलर सर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। आपकी इंटेलिजेंस की खत्म हुई, फिनिश हुई। अच्छे से इनको कर लेना, एग्जाम में अच्छे से इसको लिखना, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये करना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वैसे ही उठाए हैं जो पहले प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो ऐसा तो मत ही सोचना। ये भी, इस पर भी मैं, ये स्टार मेरे से बन नहीं रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जी, इसको भी हम करते हैं। ये अच्छे से बन ही नहीं रहा, हम वैसे ही पता चल गया आपको कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो स्टार्ट करें। तो डिफाइन इंटेलिजेंस, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले इसमें पूछ लिया, फर्स्ट पार्ट में आपने इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, जो हमने ऊपर डेफिनेशंस कर दी हैं वहीं से आपने इसको डिफाइन करना है। और नेक्स्ट जो हमने करना है, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, जो टू फैक्टर थ्योरी है वो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी है, इतना बता दूं आपको। और उसका क्रिटिकल अप्रेजल बताना है। क्रिटिकल अप्रेजल आप कैसे बताओगे कि जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया उसके रिगार्डिंग डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स दूसरे हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है, और हम खुद से क्या उसके बारे में समझते हैं। दैट विल बी द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। लेकिन क्रिटिकल अप्रेजल करने से पहले हमें जो है टू फैक्टर थ्योरी को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं क्रिटिकल अप्रेजल जी। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। थ्योरी वॉज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन 1904। ठीक है, 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन सर ने ये थ्योरी दी थी। तो ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क इन स्टैटिस्टिक्स। वैसे देखा जाए तो उनका स्टैटिस्टिक्स में कमाल का काम था। अगर आपको याद हो क्या, याद होना ही चाहिए कि जो हमने MPC 006 में आपको याद हो, कोरिलेशन निकालने के लिए एक मेथड किया था, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जहाँ स्पीयरमैन्स रो से भी इसको डिनोट करते हैं। रो जो हमारा ग्रीक लेटर है, कुछ इस टाइप का होता है रो। तो वो जो मेथड है कि हाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वो चार्ल्स स्पीयरमैन सर ने दिया है, इसलिए स्टैट में इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। उसके बाद देखें तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन सर हैं, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी इनको बोला जाता है। एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ों में इनका प्रोमिनेंट जो है वो पार्टिसिपेशन थी, इसलिए इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। जी, अब थ्योरी पे आते हैं। तो थ्योरी क्या है, हम इसको बार बार बोल रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी, तो यहीं से कंसेप्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि इसमें इंटेलिजेंस के टू फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। फैक्टर वन इज द जर्नल और जी फैक्टर, एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक और एस फैक्टर। इन्होंने टू फैक्टर्स दिए हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं क्या है ये सारा जर्नल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। उसको देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, पहले देखते हैं। ये जी आपका सेंटर में आ गया जर्नल फैक्टर, और साइडों में हमने इसके स्पेसिफिक फैक्टर डिफरेंट लिखे हुए हैं, चाहे वो स्पेशल इंटेलिजेंस हो, वर्बल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल है, जहाँ मैथमेटिकल है। ये सारे आपके जो आ गया हमारा ऊपर किया हमने डिस्कस स्पेसिफिक फैक्टर, सेंटर में आ गया जनरल फैक्टर। इसको सेंटर में लिखने का मतलब ये है कि इनमें से अगर हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई टास्क कर रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, जहाँ कोई लिंग्विस्टिक वर्बल कोई हम टास्क कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये भी दोनों भी अपने आप में एक टास्क है। तो ये जो हम कर रहे हैं इसमें एक जनरल फैक्टर रहेगा। जनरल फैक्टर जो है वो बेस रहना ही है, जनरल फैक्टर के बिना बाकी के टास्क पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल फैक्टर रहना ही है, और साथ में जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पर्सन जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में उसकी स्पेशलिटी है, उसका स्पेसिफिक फैक्टर है, तो मे बी वो म्यूज़िक में भी अच्छा हो, लेकिन म्यूज़िक में वो कह लो कि जो मैथमेटिक्स वाला उसका
एस फैक्टर है वो थोड़ा हाई है और जो म्यूजिक वाला जो उसका स्पेसिफिक फैक्टर है वो थोड़ा लो है। तो ऐसे ये सारा चलता है। नेक्स्ट भी इसको समझ लेते हैं। मेन यही है कि इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, जर्नल फैक्टर एंड एस फैक्टर। नेक्स्ट, अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में, अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ़ वी विल राइट इंटेलिजेंस इन इक्वेशन फॉर्म, तो ये कुछ ऐसा होगा कि इंटेलिजेंस होगा जी फैक्टर प्लस नंबर ऑफ एस फैक्टर। जितने भी स्पेसिफिक फैक्टर्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं उन सभी को मिला दें तो ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा कि जो इंटेलिजेंस है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। जी, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जर्नल फैक्टर की, या जर्नल एबिलिटी की और स्पेसिफिक एबिलिटी। इसको फैक्टर भी बोलते हैं, एबिलिटीज भी बोलते हैं, इसीलिए 2 फैक्टर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी जो इसकी हैं सारी प्रॉपर्टीज़। तो पहले देखते हैं जो हमारे पास जी फैक्टर है, जहाँ जी फैक्टर है या फिर जर्नल एबिलिटी है, ये भी इंटेलिजेंस की ही एक फॉर्म है, क्योंकि इन दोनों को मिलकर इंटेलिजेंस बन रही है। जहाँ हम इसको जर्नल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं तब भी गलत बात नहीं है कि अगर जो जर्नल इंटेलिजेंस या जी फैक्टर है वो है इज़ द बेसिक एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, यहीं से आप समझो कि किसी भी टास्क को अगर परफॉर्म करना है तो जर्नल फैक्टर तो भैया होना ही चाहिए। इसके बिना तो आप मतलब भूल ही जाओ कि आप कोई नॉर्मल टास्क भी परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक फैक्टर की बात। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क वन नीड सम स्पेसिफिक एबिलिटी, दैट इज एस फैक्टर। नाम ही स्पेसिफिक है तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एबिलिटी तो चाहिए ही। ठीक है, हमारे सामने चाहे इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, ठीक है, हाँ, चाहे हमारे सामने कोई मींस रैकेट पड़ा है बैडमिंटन का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम उठाएंगे तो बड़े एक्सपर्ट बन के हम खेलना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए क्या लगेगा, मेहनत लगेगी, और वो स्पेसिफिक फैक्टर हमारे अंदर होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब हम उस फील्ड में जो है वो अपना 100% देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं तो और बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जी, तो जर्नल एबिलिटी क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दैट इज जी फैक्टर इज एन इनेट एबिलिटी और जेनेटिक एबिलिटी बाय बर्थ। आपको इसी से समझ आ गया होगा, चाहे जितनी मर्जी हम ट्रेनिंग कर लें, एजुकेशन कर लें, जी फैक्टर जो है वो हमारा स्टेबल ही रहने वाला बाय बर्थ है। इनेट एबिलिटी हमारी जेनेटिक एबिलिटी है, जन्म से ही हमें ये मिलता है। दूसरी तरफ जो हमारा एस फैक्टर है वो हम जो है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग से या स्पेशल टाइप ऑफ उसको हम एजुकेशन से या कोई स्पेशल टाइप की स्किल डेवलप करके, मेहनत करके, उस पर हार्डवर्क करके उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लें कि जो जर्नल फैक्टर है नॉट चेंजेबल। यहीं से हमने ऊपर भी हमें क्लियर हो गया था, चेंजेबल नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग एजुकेशन ले लो, जर्नल फैक्टर सेम ही रहना। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, नॉट चेंजेबल। एंड ऑन द अदर साइड जो स्पेसिफिक फैक्टर है दैट इज चेंजेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं जो जर्नल फैक्टर है इज इफ जर्नल फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन। अगर जर्नल फैक्टर किसी भी रीजन से किसी पर्सन में कम है, इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप्ड फुली। तो ये भी समझिए कि अगर जर्नल फैक्टर किसी पर्सन में, किसी बच्चे में, किसी में भी कम है तो उसका स्पेसिफिक फैक्टर कभी भी फुली डेवलप नहीं हो सकता। कोई ना कोई उसमें कह लो कि ड्रॉबैक, कोई ना कोई उसमें कमी जो है वो रह ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एस फैक्टर है वो किस पे डिपेंड हो गया, जी फैक्टर पे। ऑन द अदर साइड वी नीड वन टाइप ऑफ एस फैक्टर टू डू वन टास्क एंड अनदर टाइप ऑफ एस फैक्टर टू डू अनदर टास्क। ऐसा नहीं है कि अगर हम म्यूजिक में प्रो हो गए तो उसके साथ ही साथ हम ग्रेट मैथमेटिशियन भी बन जाएंगे। मे बी इट्स पॉसिबल, लेकिन मीन्स एक टास्क को करने के लिए आपको एक तरह का स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए, दूसरे टास्क को करने के लिए आपको दूसरी तरह का स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मैथमेटिक्स में दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपका म्यूज़िक पे भी पड़ेगा, नहीं, उसको भी इन्हांस करने के लिए आपको अलग से उसको भी टाइम देना पड़ेगा, तब वो भी आपका स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होके निकल सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है जी फैक्टर की। जी इज़ अ सिंगल फैक्टर। जो जी फैक्टर है वो हमने पहले भी देखा, बेसिक है टू परफॉर्म एनी टास्क, और ये एक सिंगल फैक्टर है। लेकिन जो एस फैक्टर हमने देखे वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं, ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है।
सॉरी, कि जो हमारा एस फैक्टर है कुड बी मल्टीपल। जैसे हमने S1 S2 किया था, ये सारे मल्टीपल हमारे पास एस फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला था मैथमेटिकल, जहाँ आप देख लो कि वर्बल होगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस होगी, किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो ये जो डिफरेंट फील्ड्स होगी, डिफरेंट जो है स्पेसिफिक एबिलिटी, जहाँ डिफरेंट एस फैक्टर्स होगी मल्टीपल। और जबकि जो जी फैक्टर है वो हमेशा सिंगल फैक्टर है, बेसिक है टू परफॉर्म एनी टास्क। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी। जी फैक्टर जो है, एवरी टास्क नीडेड बोथ जी एंड एस फैक्टर। इसको भी हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी अगर टास्क करना है जी तो उसके लिए जरूरी है ही है, ये तो बेस है टू परफॉर्म एनी टास्क, और उसके साथ एक एस फैक्टर चाहिए होगा किसी भी टास्क को करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें एस फैक्टर की बात करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अ पर्सन मे हैव हाई एस फैक्टर इन स्पोर्ट्स एंड लो एस फैक्टर इन म्यूजिक। ठीक है, मे बी वो म्यूजिक में भी अच्छा है लेकिन म्यूजिक में उतना अच्छा नहीं है जितना वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। यहाँ पे एग्जांपल लें अगर हम सानिया मिर्ज़ा की, तो उनको देखें हम कि वो टेनिस में तो अच्छे हैं, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ साथ वो क्रिकेट में भी अच्छे हों। ठीक है, जहाँ वो किसी दूसरी गेम में या किसी मींस डांसिंग में, एक्टिंग में भी उतने ही अच्छे हों, ऐसा नहीं है। जबकि वो टेनिस में तो वो कह लो कि गॉड ही हैं टेनिस में, तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल अपना रोल एकदम से अपना डट के प्ले करते हैं, प्रोमिनेंट है वहाँ पे, प्रो हैं टेनिस में वो, तो बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप अपने जी फैक्टर, जी एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी को अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या है। जी, सबसे पहले क्रिटिकल इवैल्यूएशन में पॉइंट लिया मैंने कि रेमंड कैटल जो है, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ स्पीयरमैन, स्पीयरमैन के जो स्टूडेंट भी रहे हैं, उन्होंने ही इसको क्रिटिसाइज कर दिया था टू फैक्टर थ्योरी का, और उन्होंने एक अपना जो है वो कंसेप्ट दिया था। देख लेते हैं क्या उनका कंसेप्ट था। उन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया था फ्लूइड इंटेलिजेंस का और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का। ठीक है, देखा जाए तो उनकी फ्लूइड इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी या मिलती थी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से, या स्पेसिफिक एबिलिटी से, और क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस थी वो मिल रही थी उनकी जर्नल फैक्टर से। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये जो है ये अलग से कंसेप्ट है, और जो जी और एस फैक्टर है वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। और देख लेते हैं उन्होंने क्या किया नेक्स्ट। जी, जो कैटल सर थे, जो स्टूडेंट थे स्पीयरमैन के, उन्होंने रिप्लेस कर दिया जी फैक्टर ऑफ स्पीयरमैन थ्योरी विद जी आई, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, और स्पेसिफिक फैक्टर को उन्होंने क्या बोल दिया था, फ्लूइड इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू कैटल सर, हिम लिख दिया मैंने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कैटल सर जी फैक्टर इग्नोर्स द अदर इंटेलिजेंस फैक्टर। उन्होंने बोला कि सिंपल इसको जी फैक्टर लिख दिया, इसने बाकी सारे फैक्टर्स तो इसने इग्नोर ही कर दिए, तो इसलिए इन्होंने इसका जो है वो क्रिटिसाइज किया था। जी, उसके बाद बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर सर, इनकी हमने डेफिनेशन भी की थी इंटेलिजेंस की। उन्होंने बोला कि स्पीयरमैन्स थ्योरी ओनली फोकस्ड ऑन एकेडमिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो एकेडमिक इंटेलिजेंस है स्पीयरमैन की थ्योरी बस उसी पे फोकस करती है, इसलिए इन्होंने भी इसको थोड़ा इवेल्यूएट किया, क्रिटिकली इवेल्यूएट किया। तो उन्होंने बोला कि अदर फैक्टर जैसे कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक मीन्स जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस की का तो कहीं ना कहीं भी मतलब टू फैक्टर थ्योरी में जिक्र ही नहीं हुआ। जो मेन फोकस उनका रहा वो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस है, इसी पे ही रहा। तो ये हो गया एक पॉइंट। जी, तो जिसको कि उन्होंने विच ही मैंशनड इन हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस शुड बी इंक्लूडेड, जिसको उन्होंने अपने इंटेलिजेंस में जो ऊपर सारी जितने भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिकल है, वर्बल है, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, उसकी सारी बात जो फिर जो है वो गार्डनर सर जो हैं उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंक्लूड कर दी थी। उन्होंने बोला था कि ये भी सारी इंटेलिजेंस शुड बी इंक्लूडेड, कि ऐसा नहीं है एकेडमिक पे ही जोर डालना है, बाकी इंटेलिजेंस को भी जो है वो उसमें जगह मिलनी चाहिए इन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बाकी फैक्टर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन में देखते हैं क्या है जी। तो जी फैक्टर एम्फेसाइज्ड ओनली एकेडमिक इंटेलिजेंस, अगेन वही पॉइंट आ गया, सच एज वर्बल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड सच एज वर्बल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड स्किप्ड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस की ही बात की है, जैसे कि वर्बल होगी जहाँ लॉजिकल इंटेलिजेंस होगी, बाकी जो हमने बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात की है, ठीक है, और हमने अगर विजुअल स्पेशल की बात की है, तो कोई हमने आर्ट्स की बात की है, तो वो तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। तो उन्होंने मेन जो है एकेडमिक इंटेलिजेंस पे जो काम किया है, इसलिए भी इनकी जो है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन थ्योरी की डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लें तो क्या है कि सम पीपल आर बैड इन एकेडमिक्स बट हैव अ टैलेंट इन अदर डोमेन्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है एकेडमिक में ही सारे अच्छे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाए कि एक पर्सन दूसरे से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है। मे बी दे आर ट्विन्स और मे बी दे आर सिबलिंग्स, ठीक है, भाई बहन है, चाहे ट्विन्स भी हैं, तब भी उनमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो रहते हैं। तो आर बैड इन एकेडमिक है तो ये हो सकता है, बट हैव अ टैलेंट, तो वो किसी दूसरे फील्ड में उनका टैलेंट हो सकता है। इन अदर डोमेन सच एज आर्ट, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक में वो अच्छे हो सकते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर फोकसिंग ओनली ऑन द फैक्टर एनालिसिस टेक्निक्स टू मेजर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्होंने जो टेक्निक भी यूज़ की थी इंटेलिजेंस को मेजर करने की, वो उन्होंने यूज़ की है फैक्टर एनालिसिस, इसलिए भी जो है वो ये इसको थोड़ा क्रिटिकली इवेल्युएट किया गया, चाहे कह लो क्रिटिसाइज़ किया गया थ्योरी को, क्योंकि उन्होंने बोला सिर्फ फैक्टर एनालिसिस पे ही जोर दिया, बाकी अलग जो और भी टेक्निक्स हैं उससे इसको मेजर नहीं किया गया। तो ये भी एक कारण रहा। नेक्स्ट देखें तो जी फैक्टर फेल्स टू एक्नॉलेज वेरियस अदर एक्टिविटीज़ लाइक परसेप्शन एंड इमोशनल एबिलिटीज़। जी फैक्टर ने और दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इग्नोर किया, जैसे हमने बोला एकेडमिक पे ही फोकस किया, उसी तरह एक्टिविटीज़ भी जो है उन्होंने जैसे परसेप्शन एंड इमोशनल एबिलिटीज़, इसको भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये भी एक कारण रहा उनकी थ्योरी की क्रिटिकल इवेल्युएशन का जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट, जो था हमारा डिफाइन इंटेलिजेंस, डिफाइन इंटेलिजेंस, और आप कह सकते हो व्हाट इज इंटेलिजेंस, और साथ में था गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। तो ये आप सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपनी क्वेश्चन में। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है फुल फ्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे जी। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार इस पे बड़ा सा हम मार्क कर लेते हैं। डिस्कस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ फिर ऐसे आ सकता है डिस्क्राइब गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर अकेला भी लिखा हो तब भी आपने समझ आना है कि ये गार्डनर सर की ही जो है वो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्या है गार्डनर सर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हॉवर्ड गार्डनर इज़ एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, वो एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, और थ्योरी वॉज फर्स्टली डिस्कस्ड इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड करके उनकी एक बुक आई थी, उसमें सबसे पहले ये थ्योरी जो है वो डिस्कस हुई थी, उसमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का कह लो कि जिक्र हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इस थ्योरी ने किस पे फोकस किया कि सिर्फ एक ही वे नहीं है थिंकिंग का, किसी पर्सन्स में अलग अलग वेज हो सकते हैं थिंकिंग के जी। तो क्या कहा इस थ्योरी ने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग रादर देन वन वे
और एबिलिटी लाइक जी फैक्टर। अगेन यहाँ पे फिर उन्होंने जी फैक्टर का जिक्र कर दिया, तो इसलिए उनको मीन्स क्रिटिसाइज कर दिया कि सिर्फ एक जी फैक्टर ही नहीं है जिससे हम सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक पीपल हैव मल्टीपल डिफरेंट, कि लोगों के पास कि उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं थिंकिंग के, प्रॉब्लम को फेस करने के किसी सिचुएशन में निकलने के और किसी चीज़ को सीखने के। ठीक है, वो सिर्फ एक तरह का तरीका या एक तरह की एबिलिटी नहीं है, देयर आर डिफरेंट एबिलिटीज। इसीलिए उन्होंने मल्टीपल अपनी थ्योरी में वर्ड डाला कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के डिफरेंट उनको फिर इंटेलिजेंस को जो उन्होंने डिफरेंट एबिलिटीज से जो है वो डिस्क्राइब किया। जैसे टू फैक्टर थ्योरी में दो ही एबिलिटीज़ की हैं हमने, जर्नल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी, और यहाँ पे जो गार्डनर सर की थ्योरी है उसमें हम मल्टीपल एबिलिटीज़ करेंगे। तो देख लेते हैं वो मल्टीपल सारी एबिलिटीज़ कौन सी हैं, फटाफट से उसको भी कवर करते हैं जी। गार्डनर डिस्क्राइब्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखा जाए तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर सर ने दी हैं, तो वन बाय वन इनको देखते हैं ये क्या है। लाइक विजुअल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल जी। तो और देखा जाए तो लॉजिकल मैथमेटिकल के बाद आपकी आ जाती है म्यूज़िकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एंड नेचुरलिस्टिक। ये 8 टाइप की जो डिफरेंट इंटेलिजेंस फैक्टर जो हैं वो गार्डनर सर ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किए हैं। पिक्टोरियल फॉर्म में इसको देख लें तो आप ऐसे भी इसको एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, निकल के आए पॉइंट्स। तो ये सारे डिफरेंट जो हैं वो 8 पॉइंट्स हैं, चाहे विजुअल है, लिंग्विस्टिक है, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक। ये सारी एबिलिटीज़ की बात हुई है। वन बाय वन फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं, पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा। इतना कुछ जो है टफ कंसेप्ट वाली बात नहीं है ये। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल स्पेशल की यहाँ पे। तो हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं विजुअल स्पेशल की। तो विजुअल स्पेशल जो है यहाँ पे वो है मैंने जैसे कॉलम बनाए हैं, सबसे पहले आ गई टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फैक्टर की, कैसी कैसी इंटेलिजेंस है। दूसरी हमने बात कर ली स्ट्रेंथ की, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पोटेंशियल करियर चॉइसेस की। फर्दर ऐसे लोग जिनमें विजुअल स्पेशल एबिलिटी अच्छी होती है वो फर्दर कौन से करियर चॉइस में जाते हैं या कौन से करियर को वो चूज़ कर सकते हैं जी। स्ट्रेंथ कैसी होती है, गुड विजुअल एंड स्पेशल जजमेंट। उनकी स्पेशल जजमेंट या विजुअल जजमेंट अच्छी होती है। इसका मतलब ये है वो ग्राफ्स को, ठीक है, वो मैप्स को, वो किसी तरह की पेंटिंग को, किसी आर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस का कंसेप्ट अच्छे से समझ पाते हैं। उनको आइडिया लग जाता है कि अगर कोई चीज़ इतनी दूर हमें इतनी छोटी दिखाई दे रही है तो उसकी डिस्टेंस हमारे से मीन्स कितनी होगी, ये कंसेप्ट उनको फटाफट से समझ आता है। आपने देखा होगा कुछ पर्सन जो हैं वो एक बार ही आपके घर में विजिट करते हैं तो उनको घर का जो है वो मैप अच्छे से समझ आ जाता है कि मीन्स कह लो कि आपके ड्राइंग रूम में भी इतना इसका एरिया होगा, तो अच्छे से वो चीज़ें ये समझ लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो विजुअल स्पेशल एबिलिटी है वो बेटर है, अच्छी है। तो वो कैसे होते हैं, गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स, ये हमने कर लिया। गुड इन डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन, मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, वो इंजॉय करेंगी रीडिंग को, राइटिंग को, वो उनको गेमिंग अच्छी लगेगी, लाइक ज्वाइनिंग ब्लॉग्स, क्योंकि इसमें भी इमेजिनेशन लगेगी। तो वो पहले से ही समझ आएंगे कि अगर इतना स्पेस बचा है तो इसमें ऐसे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक जो है वो फिट रहेगा। ड्राइंग को एंजॉय करेंगे, पेंटिंग को फिर रिकग्नाइज कर पाएंगे पैटर्न्स को इजीली। ठीक है, अगर एक तरह की चीज़ें उनको दिख रही हैं तो अगर उनमें कोई पैटर्न आ रहा है तो वो उसको फटाफट से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि अब ये चीज़ मीन्स रिपीट होगी, ये पैटर्न बन रहा है। तो करियर चॉइसेस रह सकती है, वो अच्छे आर्किटेक्ट होंगे या फिर वो अच्छे आर्टिस्ट होंगे, आर्ट में बढ़िया होंगे, अच्छे पेंटर होंगे। ठीक है, जहाँ कह लो कि वो मीन्स इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अच्छे हो सकते हैं ऐसे जो लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंस की, दैट इज़ लिंग्विस्टिक वर्बल। ऐसे लोग वोकेबलरी अच्छी होती है, वर्ड्स का यूज़ जो है वो बढ़िया से करते हैं, लैंग्वेज को राइटिंग में बढ़िया होते हैं, यूज़ वर्ड्स वेल वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग, और गुड मेमोरी होती है एंड रीडिंग स्किल भी उनकी अच्छी होती है। मेमोरी भी अच्छी है तभी तो वोकेबलरी उनकी बढ़िया है।
तो देख लें उनकी करेक्टरिस्टिक्स। पहले स्ट्रेंथ्स की बात कर ली, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है उनकी। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो वो जी एक सेकेंड जी, करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो गुड एट स्पीचेस एंड डिबेट्स में वो अच्छी होंगी, क्योंकि लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, वर्बल की बात हो रही है, तो स्पीकिंग में, स्पीचेस में, डिबेट्स में अच्छी होंगी। एक्सप्लेन करेंगे थिंग्स को बड़े अच्छे से एलेबोरेट करके। वो रिमेंबरिंग अच्छी, मेमोरी अच्छी होगी, चीज़ें अच्छे से याद कर पाएंगे, तभी तो स्पीच और डिबेट में अच्छी होंगी, अगर चीज़ें उनको याद हो रही हैं। तो रिटन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो रिटन और स्पोकन इन्फॉर्मेशन कहीं से भी उनको मिली है तो ज़्यादा टाइम के लिए उसको याद कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका लिंग्विस्टिक वर्बल जो है वो इंटेलिजेंस फैक्टर उनमें एबिलिटी, ये वाली पर्टिकुलर एबिलिटी उनमें ज़्यादा है। तो उनकी करियर चॉइसेस क्या क्या रह सकती हैं? अच्छे राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर हो सकता है, टीचर या स्पीकर। जी, तो ये हमने कवर किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो गार्डनर सर ने इंटेलिजेंस की बात की है, दैट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो जो ऐसे जो पर्सन होंगे उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी? एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को अच्छे से, मीन्स चीज़ों को तोड़ के देख पाएंगे कि क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बड़ी सी, उसको स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के उसको अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे एक एक कह लो कि स्टेप को, प्रॉब्लम के या कोई भी सिचुएशन के एक एक पार्ट को, कुछ भी आप बोल लो उसको। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें तो अच्छे होंगे, रीजनिंग में अच्छे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक एक्सीलेंट होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंजॉय करेंगे, थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को थिंक करने में, ठीक है। मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो मैथमेटिक्स को वैसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मानते हैं, काफ़ी कुछ हम लोग एज्यूम करके ही चलते हैं मैथमेटिक्स में। तो लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, कोई मिथ नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं होती, लॉजिक पे वो काम करते हैं। तो सॉल्विंग कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, तो कम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस आपकी रहती हैं वो भी उनको सॉल्व करने में मज़ा आता है जी, महान है लोग ऐसे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। करियर चॉइसेस, साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियन अच्छे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे लोग जी। तो नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो बात कर लें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो इनमें इनकी जो स्ट्रेंथ होगी रिदम में होंगे, ये म्यूज़िक बढ़िया होएगा, सिंगिंग, स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगी इनमें। और जो हम बात करते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स की, इंजॉय करेंगे, ऑब्वियसली म्यूज़िक है, सिंगिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे सिंगिंग को, इंस्ट्रूमेंट प्ले अच्छा करेंगे, कंपोजिंग को इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट उनकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? रिमेंबरिंग सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी चीज़ को वो कोई भी पर्सन है वो ज़्यादा याद रखता है। और देख लें करियर चॉइसेस कैसी होंगी। म्यूजिशियन होंगे अच्छे जी, म्यूजिशियन होंगे अच्छे, देन हम बोल सकते हैं अच्छे सिंगर होंगे, कंपोज़र होंगे, म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, ग्रेट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो सकते हैं जी। जैसे हमारे इंडिया में भी ग्रेट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं, ग्रेट तबला वादक हैं, ठीक है। ऐसे जाकिर हुसैन आई थिंक उनका नाम है, जो ग्रेट हमारे जो तबला वादक हैं, और ऐसे और भी हैं। अभी इंस्टेंटली मुझे जैसे नाम नहीं और याद आ रहे, एक नाम याद आ रहा था तबला वादक सर का, क्योंकि उनकी भी ऐड चलती थी बहुत, इसलिए दिमाग में रह गया कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने बात किया है गार्डनर सर ने, नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो उन्होंने बात की है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसे लोगों की कह लो कि स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, ठीक है, लोगों को बड़े मीन्स अच्छे ढंग से और जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल दूसरे लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। इंटरेक्टिंग टू पीपल, इंटरेक्शन करने में बढ़िया होते हैं, ये भी उनकी स्ट्रेंथ है कि कई बार होता है कई लोग होते हैं शाय होते हैं, वो दूसरे से इतनी जल्दी इंटरेक्ट या घुल मिलते नहीं हैं, लेकिन जो इनकी स्पेशलिटी है वो सबसे बड़े अच्छे से मिल लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है आपके ग्रुप में तो मीन्स उसकी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। असेस कर लेते हैं दूसरों के इमोशंस को ईजिली जी, इमोशंस को ईजिली असेस कर लेते हैं, इमोशंस को करते हैं, साथ में डिज़ायर्स को, ठीक है, दूसरों की क्या इच्छाएं हैं उनके हाव भाव देख के, उनके बात करने का ढंग देख के समझ लेते हैं। उनके पहले हमने देखा इमोशंस को समझ लेते हैं, डिज़ायर्स को, इंटेंशंस को, जितने भी लोग उनके आसपास होते हैं उनकी डिज़ायर, इंटेंशंस को, उनके इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं। और बात करें हम अगर
जी, करेक्टरिस्टिक्स की तो अच्छे होते हैं एट कम्युनिकेटिंग वर्बली, सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, से एक ही सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देख लेते हैं। ऐसे नहीं होते कि जैसे एक कहीं पे उनको कोई दिक्कत आ गई तो वहीं बैठ गए, यार अब तो उससे माथा पकड़ के बैठ जाओ क्या होगा, ऐसे नहीं देखेंगे। वो उसको एज अ कह लो कि एज एन अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, जब वो ऐसा भी उसको समझ सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा करने को मिलेगा। मे बी इट्स अ न्यू एंड मीन्स क्रिएटिव थिंग फॉर अस। वो चीज़ को ऐसे लेंगे सिचुएशन को, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो चीज़ों को। जी, तो नेक्स्ट बात कर लें तो क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स के, क्योंकि अदर्स से इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं तो फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बन जाते हैं उनके। गुड एट रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में अगर कन्फ्लिक्ट्स है तो जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस फैक्टर जिनमें ज़्यादा है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छी है, तो वो ग्रुप्स में जो अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो सभी के मीन्स आइडियोलॉजी को, सभी के एटीट्यूड को, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अच्छे से समझ के उनको अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको इजीली रिजॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसे जो पर्सन्स हैं उनकी करियर चॉइसेस क्या रहती हैं। तो वो अच्छे जो हैं वो जी, करियर चॉइसेस देख लें ऐसे पर्सन्स की जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस फैक्टर जिनमें अच्छा है। वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं बढ़िया, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, काउंसलर बढ़िया हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो सोल्स पर्सन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। सोल्स पर्सन होते हैं जो किसी भी ग्रुप को, चाहे कोई ग्रुप कह लो, कंपनी कह लो, क्लब कह लो, जिसको वो लीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स वो हो सकते हैं अच्छे। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, अगेन पॉलिटिशियन भी लीडर्स ही होते हैं, तो अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो कह लो कि ऐसे हम बोलते हैं ना जर्नल टर्म्स में, दूसरों की नस को समझ लेते हैं, दूसरों की आइडियोलॉजी क्या क्या चल रही है, किधर को डायरेक्शन जा रही है लोगों की सोच की, तो उसको वो अच्छे से समझ लेते हैं। जी, नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस फैक्टर जो दिया है गार्डनर सर ने, वो है इंट्रापर्सनल। पहले इंटरपर्सनल था, अब है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सन में हम दूसरों को समझ रहे थे, लेकिन यहाँ इंट्रापर्सनल में हम खुद को समझते हैं। तो हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ्स कैसी होगी। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ, खुद को अच्छे से समझ सकते हैं ये लोग। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट, खुद की इमोशनल स्टेट क्या चल रही है उसके रिगार्डिंग वो अवेयर होते हैं। ऐसे नहीं अगर रो रहे हैं तो रो ही जा रहे हैं, हंसे हैं तो हंस ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको पता होता है कि मेरी मतलब इमोशनल स्टेट क्या चल रही है, तो अब मुझे मीन्स कौन सी ऐसी रेमेडी चाहिए कि जिससे मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। असेस देयर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं पहले, फिर असेस भी करते हैं और उन पर अच्छे से काम करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देख ले तो गुड एनालाइजर ऑफ गुड एंड बैड हैबिट्स ऑफ देयर ओन, अच्छे एनालाइजर होते हैं अपने खुद की ही गुड एंड बैड हैबिट्स के। जी, गुड एंड बैड हैबिट्स के अच्छे एनालाइजर होते हैं। नेक्स्ट देख लें तो सेल्फ अवेयरनेस होती है उनमें, खुद को मीन्स जानते हैं, तभी तो इंट्रापर्सनल है। टू नो अबाउट आर सेल्फ, हमारे खुद के ही बारे में। टू नो अबाउट वन सेल्फ, हम जब खुद के ही बारे में जानते हैं। तो अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड मोटिवेशंस, तो जो ऐसे लोग हैं उनकी करियर चॉइसेस कैसे हो सकती है। अच्छे साइंटिस्ट भी ये लोग रह सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो भी अच्छे से समझते हैं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैंने काम करना है, कैसे करना है। तो साइंटिस्ट को और सेंट्स को लगभग बराबर ही माना जाता है। जैसे सेंट भगवान को ढूंढने में लगे रहते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट जो है वो अपनी डिस्कवरी के पीछे लगे रहते हैं, उनको भी एज अ सेंट ही माना जाता है कि उनके लिए उनका काम ही जो है वो भगवान है। अच्छे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने इमोशंस पे काबू पाया होता है, तभी वो अच्छे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। थ्योरिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट हम बात कर ले तो वो है नेक्स्ट इंटेलिजेंस फैक्टर की बात कर लें, जहाँ इंटेलिजेंस एबिलिटी गिवन बाय गार्डनर की बात कर लें तो वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो जो ऐसे लोग हैं
तो उनकी जो स्ट्रेंथ्स हम देखें तो फिजिकली बड़े फिट होते हैं। फिजिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक का मीनिंग ही है कि वो फिजिकली बड़े फिट हैं। मोटर कंट्रोल है उनमें, फिजिकल अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, बॉडी मूवमेंट्स अच्छी हैं, पोस्चर अच्छे हैं उनके, चलने के, बैठने के, ठीक है, भागने के, सारे पोस्चर्स को बड़े ध्यान से वो मीन्स करते हैं। ऐसे नहीं है अगर आड़े टेढ़े बैठे हुए हैं तो खाई जा रहे हैं साथ में, ठीक है, ऐसे मीन्स कैसे भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पोस्चर का बहुत ध्यान रखते हैं कि सिट मीन्स स्ट्रेट बैठना है, और बॉडी मूवमेंट पे पूरा उनका कंट्रोल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? जहाँ तो वो डांसिंग में अच्छे होंगे। आजकल की डांसिंग आपको पता ही है कैसी है, वो तो मीन्स डांसिंग वो कम लगती है और जिम्नास्टिक ज़्यादा लगती है। वो मीन्स एक एक बॉडी के पार्ट को वो कैसे उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए होते हैं, उनके स्टेप्स देखो तो इट्स वेरी टफ। तो नेक्स्ट देखा जाए उनका भी कंट्रोल बॉडी पे बड़ा अच्छा होता है। नेक्स्ट देखा जाए स्पोर्ट्स में तो अच्छे होने हैं, अगर बॉडी फिट है तो फिर वो स्पोर्ट्स में बढ़िया निकलते हैं। एक्सेलेंट फिजिकल हेल्थ होती है उनकी। बिलीव इन रिमेंबर बाय डूइंग, ठीक है, तो किस में बिलीव करते हैं? यहाँ पे रिमेंबर की बजाय ये मैंने गलत लिख दिया, बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, बिलीव इन कि वो कुछ करके, ठीक है, फिजिकली उनको लगता है कि जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे तब हम अच्छे से कुछ सीखेंगे। तो बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे रिमेंबर नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा लर्निंग बाय डूइंग। तो नेक्स्ट करियर चॉइसेस देखा जाए तो बढ़िया डांसर हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हो सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जहाँ कह लो कि टीम के कोचेज हो सकते हैं, बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इसमें हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में वन ऑफ द इंटेलिजेंस फैक्टर बाय गार्डनर सर। नेक्स्ट देख लें तो आज आ गया हमारा ये लास्ट फैक्टर है आई थिंक, जी हाँ, ये गार्डनर थ्योरी का लास्ट फैक्टर हमारा आ गया है, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जी, तो ऐसे जो पर्सन्स हैं जिनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बेटर है, तो उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग नेचर को अच्छे से वो कह लो कि अंडरस्टैंड जो है वो करते हैं। फर्दर मोर इन ट्यून विद नेचर के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, अच्छा लगता है उनको नेचर के साथ बैठना, उसको समझना। लर्न अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़, जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जानवरों की, कीट पतंगों की, जो भी है उनको उनके बारे में देखना, या कह लो कि ऐसे चैनल्स देखना, जैसे डिस्कवरी हो गया, ऐसे चैनल जो रिलेटेड होते हैं इन चीज़ों से, उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। हाईली अवेयर होते हैं अबाउट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कैसी होती है? इंटरेस्टेड इन बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी। नेक्स्ट इंजॉय कैंपिंग, इंजॉय करते हैं, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड एक्सप्लोर नेचर के जितना क्लोज रह सकें ऐसी सारी एक्टिविटीज़ उनको करना पसंद होता है। कनेक्ट विद नेचर रहते हैं। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आ गई है। अगर पर्सन का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का लेवल मीन्स अच्छा है, बेटर है, तो उसकी ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो करियर चॉइसेस इनकी क्या रह सकते हैं? बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बढ़िया गार्डनर हो सकते हैं, फार्मर, जोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, बढ़िया से। तो ये थी हमारी हॉवर्ड गार्डनर सर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना इसको, अच्छे से इलेबोरेट करके आना, बढ़िया से पिक्चर बना के आना सारे फैक्टर्स की, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो नेक्स्ट अगेन पास थ्योरी तो करनी ही पड़ेगी पास होने के लिए। तो जी ये एक अलग बात होगी। पास थ्योरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाम भी इसका बड़ा सही है, पास थ्योरी, और है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली देखे हैं, किसी न किसी फॉर्म में भी आ ही रखे हैं, जहाँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया हुआ है, जहाँ तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पास थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये कैसे होगी? गिव क्वेश्चन इस पे कैसे आया हुआ था, गिव ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ऑल 4 प्रोसेसेस ऑफ पास थ्योरी। वाह कितना अच्छा एग्जामिनर यहीं पे बता दिया कि इसकी प्रोसेसेस कितने 4 हैं। तो उन सबको आपने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताओ पास थ्योरी की प्रोसेसेस। या सिंपली आपको आएगा एक्सप्लेन पास थ्योरी, या इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ पास थ्योरी। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन ज़रूरी है ये सारा कवर करना आज। तो जी देख लेते हैं क्या है पास थ्योरी। जी तो द थ्योरीज ऑफ स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉमसन एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन आइसोलेटिंग फैक्टर्स।
अब देखिए, जो हमने गार्डनर्स की थ्योरी की है, स्पीयरमैन की थ्योरी की है, थॉर्नडाइक की हमने की नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट ही उठाई है, लेकिन जितनी भी की हैं, स्पीयरमैन की है, चाहे गार्डनर सर की है, उसमें वो उनकी जो थ्योरीज हैं किस पे बेस्ड हैं, आइसोलेटिंग फैक्टर्स। उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करके बता दिया कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ जो हैं वो इंटेलिजेंस में आती हैं। अगर ये एबिलिटीज़ पर्सन के अंदर हैं तो उनको इंटेलिजेंट जो है वो माना जाता है, ठीक है। दे डिडंट टेल अबाउट हाउ ब्रेन रिसीव इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताया इन थ्योरीज में कि ब्रेन इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इट, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, एंड नेक्स्ट एंड देन कन्वर्ट इट इनटू रिस्पॉन्स और डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये थ्योरी में कुछ नहीं बताया जा रहा, जो हमने पहले डिस्कस करी हैं उसमें सिंपली इंटेलिजेंस की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि किस किस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो हो सकती हैं। लेकिन हाउ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, रिसीव इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट इट इनटू रिस्पॉन्स और आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट जैसा हम चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई इन थ्योरीज में। तो यहीं से फिर फर्दर कंसेप्ट निकलेगा पास्ट थ्योरी का। पहले देख लेते हैं 4 जो ऊपर बताया था, 4 प्रोसेसेस जो इंक्लूड है इसमें पास्ट थ्योरी में, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले PASS जो हमारे पास पास है वर्ड बनता है। P से हो गया प्लानिंग, A से हो गया अटेंशन, S से हो गया हमारा P से प्लानिंग आ गया, A से अटेंशन आ गया, S से साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग आ गया, और लास्ट जो S है उससे आ गया सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ये है सारी प्रोसेसेस ऑफ पास्ट थ्योरी। फर्दर हम इनको करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस। किन्होंने दी थी ये पास्ट थ्योरी? दास, किर्बे, नेग्लिरी इन 1994 डेवलप्ड अ थ्योरी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। जो मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है उस पर बेस्ड थी इनकी थ्योरी, लेकिन उसमें इन्होंने प्रोसेसेस का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर दी। इन्होंने इस चीज़ से हटके कुछ किया कि ये नहीं है कि जो थ्योरीज हैं वो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से मिलके बन रही हैं, बजाय इसके उन्होंने बोल दिया कि इसमें जो है वो ये थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन रिसर्च फील्ड ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। पहले उन्होंने बता दिया थ्योरी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। फर्दर थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन। जी, तो हम कर रहे हैं पास्ट थ्योरी। जी, पास्ट थ्योरी में हमने क्या किया कि ये जो थ्योरी है सबसे पहले तो बेस्ड है ऑन मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद थ्योरी वाज बेस्ड ऑन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, इसमें न्यूरोसाइकोलॉजी की रिसर्चेस भी इन्वॉल्व हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के फील्ड में जो काम हुआ है उसका भी कंसेप्ट लिया गया है, और ह्यूमन कॉग्निशन का भी कंसेप्ट लिया गया है। इन सबको मिला के जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी बनती है पास्ट थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय दास, किर्बे एंड नेग्लिरी इन 1994। फर्दर देख लेते हैं प्रोसेसेस के बारे में भी। जी, तो जो थ्योरी है हमारे पास, दिस थ्योरी हैज़ 4 कंपोनेंट। जी, हमने पहले भी देख लिया पिक्टोरियल फॉर्म में 4 कंपोनेंट कौन से। P से प्लानिंग, A से अटेंशन अराउजल, S स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, एंड देन नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब 1 बाय 1 इन सभी प्रोसेसेस को हम समझते हैं। जी, एक पॉइंट और पहले हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी विच स्टेटेड दैट, ये हमने पहले भी एक पढ़ लिया कि इसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल की रिसर्च भी इन्वॉल्व है, इसमें ह्यूमन कॉग्निशन की रिसर्चेस भी इन्वॉल्व है, और इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फील्ड में जो रिसर्चेस हुई हैं उसके भी कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है विद इन पास्ट थ्योरी। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो जी, ये थी आपके पास्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी विच स्टेटेड दैट द ब्रेन फंक्शंस ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट पार्ट। ये भी इसका एक मेन बेस है इस थ्योरी का, जिसको इसने इस थ्योरी में जो है वो इन्होंने कवर किया है कि जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस या कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं ब्रेन में, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो किससे होती हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं ये सारी प्रोसेसेस को।
जी। तो नेक्स्ट अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, तो ये भी इन्होंने एक बात करी, ऊपर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने फिर से इसको बता दिया कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं वो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनिंग। फंक्शंस मीन्स जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कौन सी ये सारी प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दोज प्रोसेसेस। सबसे पहले अब मेन क्वेश्चन पे देखा जाए तो हम आए हैं जो उन्होंने बोला था कि एक्सप्लेन ऑल द 4 प्रोसेसेस ऑफ पास्ट थ्योरी। तो पहली प्रोसेस है उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में हमारा ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है दैट टेक्स पार्ट, इसमें फ्रंटल लोब काम करता है। तो देख लेते हैं क्या है प्लानिंग। द प्लानिंग पार्ट बेसिकली डिसाइड्स हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड और हाउ द टास्क विल बी कंप्लीटेड। ये सारी प्लानिंग टास्क के रिगार्डिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, किस मेथड से कंप्लीट करना है, विद इन हाउ मच टाइम इसको कंप्लीट करना है, ये सारी प्लानिंग जो है वो इस वाले जो फर्स्ट प्रोसेस में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। और इसमें जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो इसमें जो है वो काम करता है। इसमें सारी जो है वो प्लानिंग वाली जो प्रोसेसेस हैं वो होती हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें तो वो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कंप्लीट अ टास्क। ये वही हो गया डिफरेंट मेथड, डिफरेंट तरीके कौन से हैं टास्क को कंप्लीट करने के, इसके रिगार्डिंग भी यहीं पे सारी प्रोसेसिंग चलती है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड एट्सेट्रा, ये भी सारा इसी में आएगा। ऑल दिस प्लानिंग पार्ट इज़ डन बाय द एबिलिटी ऑफ ब्रेन, ये तो हमें पता ही है कि सारा कुछ ब्रेन में ही चलता है। ऑल दिस प्लानिंग पार्ट इज़ डन बाय द एबिलिटी ऑफ ब्रेन, की ही एबिलिटी है तभी ये सारा कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग विदाउट द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन जी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर लें तो वो जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज़ इट इज़ बेसिकली डन बाय द, ये भी हमने पहले पढ़ लिया वैसे, इट इज़ बेसिकली डन बाय द फ्रंटल लॉब ऑफ द ब्रेन। फ्रंटल लॉब जो है ब्रेन का उसमें ये सारा कुछ चलता है। तो प्लानिंग में ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है पास्ट थ्योरी में पी से प्लानिंग, ए फॉर हमारा आ गया अटेंशन अराउजल। अटेंशन अराउजल में जो ब्रेन स्टेम जो है वो इंक्लूड होती है। ब्रेन स्टेम हमारा बैक ऑफ द ब्रेन का पार्ट है, जहाँ से जो कह लो कि ब्रेन वाला हिस्सा जो है वो हमारी नेक से कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल पार्ट जो है ब्रेन का, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो अटेंशन अराउजल में इसी जो है पार्ट का जो है वो मेन रोल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन कौन से पॉइंट है इसमें। ये द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टेल्स अस विच इंफॉर्मेशन स्टिमुलस और क्लूज रिसीव्ड थ्रू द सेंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट आर इम्पॉर्टेंट और विच वन कैन फोकस टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, मेनली देखा जाए तो ये जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, अटेंशन अराउजल वाली जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ब्रेन हमें बताता है कि जो भी हमें सामने जो सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई क्लूज मिल रहे हैं, कोई स्टिमुलस मिल रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है सिंपल हमारे सामने, तो उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये गाइस इसको ईजीली समझना है तो आप ऐसे समझो कि जैसे अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली पता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है या कौन से टॉपिक्स हैं, किसको हमने अटेंशन देनी है, किस वाले टॉपिक को, किस टॉपिक को अटेंशन नहीं देनी, कौन सा ज़्यादा रेपिटेटिव है मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये सारा अटेंशन अराउजल वाला काम है, ये ब्रेन के जो पार्ट है ब्रेन स्टेम में चल रहा है और ये सारी इसमें स्टोरी चलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, बेसिकली इट प्रियोरिटाइजेस डिफरेंट स्टिमुलस दैट अ ब्रेन रिसीव। ठीक है, तो सिंपली क्या करता है, ये प्रियोरिटाइज करता है चीज़ों को, मीन्स ये इम्पोर्टेंस के वाइज उन जो है वो ग्रास्प करने के लिए हमें हेल्प करता है।
इसको वेरी सिंपल एग्जांपल लें तो गाइस कि आपको बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है, ठीक है, तो आपके सामने चाय पड़ी है, मिल्क पड़ा है, कॉफ़ी पड़ी है और वाटर भी पड़ा है, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको तो प्यास लगी है ना, गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, तो प्रायोरिटी देखा जाए तो आपको खुद से ही क्लिक होगा कि मुझे मीन सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी है कि प्यास बुझाऊँ, पानी पीऊँ, बाकी सब कुछ खाना पीना जो है वो बात की बात है। ये वेरी सिंपल एग्जाम्पल इसकी होगी। तो ये सारा काम जो है वो अटेंशन अराउजल की प्रोसेस में होता है और होता कौन से पार्ट से है? ब्रेन स्टेम वाले पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, इट इज़ डन बाय द ब्रेन स्टेम रीजन ऑफ द ब्रेन। सेम चीज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं वही रिपीट हुई है। इफ़ वन इज स्ट्रॉन्ग एट दिस एबिलिटी, ठीक है, अगर किसी में अटेंशन अराउजल एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, देन हिज हर फोकस विल ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली अगर अटेंशन अराउजल किसी में एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसका फोकस भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसको पता होगा कि किस चीज़ को पकड़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है, कौन से ऐसा कंसेप्ट है जिस पे मैंने फोकस करना है कि, ठीक है, पर्पसफुली, वो भी कि किस पर्पस के लिए मैं किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। नेक्स्ट जो आपका आ गया पॉइंट, द ब्रेन स्टेम जो है वो डिसाइड करता है व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और द डिस्टर्बेंस अराउंड, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल बता दी कि ये ब्रेन स्टेम ही है जिसमें अटेंशन अराउजल वाली जो सारी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो चलती है। उसी को पता होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको प्रियोरिटाइज करना है हमने, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो पीछे डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है। अगर टीवी में ही बड़ी कोई इंपॉर्टेंट जैसे न्यूज़ आ रही है, ठीक है, और साथ में किचन की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो ब्रेन को पता होता है कि फोकस किधर होना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम हमारे लिए जो है वो रिसीव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ यहाँ चलता है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें इस थ्योरी के, पास थ्योरी के अंदर, तो वो ये रहेगा कि अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अगर किसी में अटेंशन अराउजल वाली प्रोसेस में दिक्कत है, इस प्रोसेस में मीन्स अटेंशन अराउजल प्रोसेस में कोई पर्सन वीक है, तो मे बी वो सफ़र हो सकता है बाय अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस वाले डिसऑर्डर में जो है वो स्टूडेंट्स या बच्चे या बड़े कोई भी कह लो, वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, किसी भी एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम फोकस नहीं कर पाते, एक जगह पे भी टिक के वो बेचारे जो हैं वो नहीं बैठ पाते। तो ऐसे बच्चों को प्लीज़ ज़्यादा डांटा मत करो, मारा मत करो, ऐसी चीज़ें मत किया करो उनके साथ। उनकी मीन्स उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, उनको अच्छी रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाओ ताकि वो ये सारी सिचुएशन से टैकल कर पाएँ। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देखो तो क्लिक कर लेना कि समझ लेना कि इसको बेचारे को थोड़ी सी ऐसी दिक्कत है, ठीक है। ये एकदम से उस पर मीन झपट मत पड़ना कि यार तू तो क्या ही कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, ही शी इज़ वीक एट दिस एबिलिटी, ठीक है, तो ये अटेंशन किसी चीज़ पे फोकस करने की एबिलिटी उनमें जो है वो कम रहेगी। सम पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, इसी वजह से जो कुछ लोग हैं जो बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम में जो हमारी अटेंशन अराउजल की प्रोसेस है उनकी ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये समझा हमने अटेंशन अराउजल, द सेकेंड प्रोसेस ऑफ पास थ्योरी जी। तो थर्ड प्रोसेस लेते हैं, PASS, अब S चल रहा है हमारा, दैट इज़ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। अब साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग पेराइटल लोब जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है वहाँ पे जो है ये चलती है जी। पेराइटल लोब में ब्रेन के जो साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग है वो चलती है। समझ लेते हैं व्हाट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। दिस इज बेसिकली एन एबिलिटी टू क्लब डिफरेंट स्टिमुलस टू फॉर्म सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब हमें डिफरेंट तरह के स्टिमुलस मिलते हैं उन सबको मिला के हम सिचुएशन को समझ आते हैं कि चल क्या रहा है। तो ये वाली सारी जो प्रोसेस है इसका मेन पार्ट जो ब्रेन का जो पेराइटल लॉब है वहाँ पे ये सारी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जो है वो चलती है जी। इसकी इजी एग्जांपल समझो तो कई बार हम मान लो कि पेरेंट्स अपना किसी काम में बिजी हैं, जहाँ कोई गेस्ट आ गया उनके साथ बिजी हैं, तो बच्चों को वही एक मौका होता है कि अब शैतानियाँ कर लो, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स को डिफरेंट तरह की जहाँ तो आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ उनको बिल्कुल भी शोर आना कम हो गया है, बिल्कुल शांति हो गई है, तो पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें जो वो मिला के सोच लेते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे वो गड़बड़ चल रही है, तो वो सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो ये तो होगी एक वेरी जनरल एग्जांपल।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, टू राइट द आंसर ऑफ अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाँ, ये भी इसकी वेरी, अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है ना उसी के रिगार्डिंग एग्जांपल आ गई। टू राइट द आंसर ऑफ अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वी जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स। हाँ, हम सिर्फ कीवर्ड्स को याद करके जाते हैं। अब जैसे ये पास्ट थ्योरी की ही बात कर लो आप, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, ठीक है, साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं अभी, जो रिसेंट अभी जो करंटली कर ही रहे हैं जिसको पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट आप याद करके जाओगे। ऐसे वर्ड टू वर्ड जो मैं सारे पॉइंट करा के जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं माइंड में एक एक दो दो वर्ड उसके याद रह जाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आप उसको लिख के आओगे। ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम ही आपने लिख के आ जाना, वो तो पता ही है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करके लिखेगा वो आपका एक डिफरेंट वे होगा। तो ये भी आपकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगी। टू राइट द आंसर्स ऑफ अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वी जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स एंड देन टू राइट द आंसर वी क्लब ऑल दोज कीवर्ड्स। हम सारे वो कीवर्ड्स को क्लब कर देते हैं और अपना आंसर जो है वो लिखते हैं। ये भी आपकी एक साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग है उसकी बात होगी, जिसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्लूज हैं जहाँ स्टिमुलस हैं उनको मिला के एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देते हैं। तो बड़ी अच्छी सी एग्जांपल लगी ये भी मुझे, हमारी करंट सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करती है। तो नेक्स्ट देख लें पास्ट थ्योरी का जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं उसके अंडर जो पॉइंट है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय, ये हमने साथ के साथ ही पढ़ लिया था, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय पेराइटल लॉब ऑफ द ब्रेन। पेराइटल लॉब जो है वो उसमें ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। जी गाइस, जी वीडियो लंबी हो रही है बट हमने थोड़ा सा इसको कवर करना है आज। तो ये जी नेक्स्ट जो आ गया हमारा लास्ट जो प्रोसेस आ गई अंडर पास्ट थ्योरी, दैट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसकी जो देख लो इसकी फंक्शन कहाँ चलती है, अब फ्रंटल एंड टेम्पोरल लॉब। फ्रंटल लॉब ब्रेन का, टेम्पोरल लॉब दोनों ही इसमें काम करते हैं। फ्रंटल लॉब अगर आपको याद हो जो हमने सबसे पहली प्रोसेस प्लानिंग की है उसमें भी जो फ्रंटल लॉब है उसी की इन्वॉल्वमेंट थी। और अब जो हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग लास्ट जो इसकी प्रोसेस कर रहे हैं पास्ट थ्योरी की, उसमें भी फ्रंटल और टेम्पोरल दोनों लोब जो है इस पे जो है वो काम करती हैं। इसमें मीन्स इन दो पार्ट्स में ब्रेन के, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लॉब में सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो है वो होती है। देख लेते हैं व्हाट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, ये ऐसी एबिलिटी है जिसमें ब्रेन जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। और एग्जाम्पल अगर इसकी लें तो जैसे हम लाइक लेटर अरेंजमेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे लेटर्स की अरेंजमेंट है, ऐसी चीज़ों को समझते हैं जब हम, तो उसको भी हम कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग। लाइक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारी अरेंजमेंट जो समझता है ब्रेन वो सारी आती है हमारी सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो हमारा आ जाएगा द एबिलिटी इज बेसिकली डन बाय द फ्रंटल एंड द टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। ये हमने पहले ही देख लिया कि ये जो एबिलिटी है ये कहाँ चलती है, ये जो हमारी कह लो एबिलिटी कह लो, इसको प्रोसेस कह लो, ये चलती है फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। तो ये आपकी कंप्लीट हुई पास्ट थ्योरी, चारों की चारों उसकी हमने प्रोसेसेस बड़े अच्छे से की है। क्या की थी हमने, प्लानिंग किया, टेंशन अराउजल किया, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की है, देन हमने सक्सेसिव इसकी जो है वो प्रोसेसिंग की है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ठीक है, बढ़िया से एग्ज़ाम में इसको अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन आता है तो नोट्स भी आपको साथ के साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो एक बात है कि आप टेलीग्राम चैनल को मीन्स ज्वाइन कर लो ताकि जब भी नोट्स आए तो आपको पता चल जाए। और जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी किया करो। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो जब भी मीन्स कोई न्यू वीडियो आती है, कोई न्यू नोट्स जो है अपलोड होते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट है गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को भी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उतनी ज़्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी कहीं कहीं पूछा गया है। SOI स्ट्रक्चर करके भी इसके बारे में पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको इसका जो है वो क्लियर हो जाए कि अगर इस पर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाओ। जी
देख लेते हैं क्या है गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ SOI मीन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस SOI गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखते हैं गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है जी। गिलफर्ड थ्योरी ऑल्सो नोन एज 3D और 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3D थ्योरी कहा जाता है, 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है, SOI स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है, जो हमने SOI है, ठीक है, जो हमने ऊपर अच्छे से इसको डिस्कस किया है जी। तो इन्होंने बोला है कि देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। पहले जो हमने किया है वहाँ पे हमने जो स्पीयरमैन सर की, जो गार्डनर सर की बात की, वहाँ पे हमने इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ की बात कर ली। पास्ट थ्योरी में हमने इंटेलिजेंस की प्रोसेसेस की बात कर ली। अब जो गिलफर्ड सर की थ्योरी कर रहे हैं ना, इन्होंने इंटेलिजेंस की क्या दे दी, डायमेंशंस दे दी। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। इन्होंने डायमेंशंस की बात की है, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, ठीक है। इनको आपने उसके साथ क्लब नहीं करना, या कह लो कि इसको मिक्स नहीं करना बाकी थ्योरीज के साथ। गिलफर्ड गार्डनर अलग अलग थ्योरीज हैं। गिलफर्ड जो है वो डायमेंशन डिस्क्राइब करते हैं, जो गार्डनर सर हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। तो वो हैं, इन्होंने बात की ऑपरेशंस की, कंटेंट की और प्रोडक्ट की। PCO, ये PCO वर्ड से आपने याद रख लेना है, P फॉर प्रोडक्ट, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशंस। इन चीज़ों की इन्होंने इन 3 डायमेंशंस की बात करी है अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और SI मॉडल इसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इसलिए बोला जाता है। ये इन्होंने 3D इसको, ये ऐसा मॉडल रिप्रेजेंट किया हुआ है जी। एक क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी एक तरफ इन्होंने बता दिया कि एक तरफ 6 इनके प्रोडक्ट आ गए, एक तरफ 5 कंटेंट आ गया और एक तरफ 5 ऑपरेशंस आ गए। PCO इसी की बात इन्होंने की थी। P मीन्स प्रोडक्ट, C मीन्स कंटेंट एंड O मीन्स ऑपरेशंस। और जब 6 × 5 × 5 करके 150 करके इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनका SOI मॉडल है, ठीक है, किनका, गिलफर्ड सर की इंटेलिजेंस थ्योरी का, जिन्होंने इंटेलिजेंस को डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले डायमेंशन हम देख लेते हैं कंटेंट जी। कंटेंट डायमेंशन में हम देख लेते हैं क्या है। दिस डायमेंशन कंटेन्स द ब्रॉड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, ठीक है। कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट एक तरह से क्या आ गया, कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ आ गया कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन के को रिसीव करते हो, कैसे आपको क्लूज मिलते हैं, फर्दर वो क्लूज के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमने सबसे पहले यही किया था कि सबसे पहले जो सेंसेस हैं इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो कंटेंट वही है कि किस किस फॉर्म में कंटेंट आपको मिलता है, फर्दर उन पे ऑपरेशन लगते हैं, ऑपरेशन लगने के बाद कैसे कैसे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो यही सारी चीज़ है कंटेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है जी। कंटेंट की बात करें तो 5 तरह की कंटेंट की इन्होंने बात की है। और वो जो कंटेंट हैं वो हैं, सबसे पहले विजुअल आ गए। विजुअल कंटेंट आपको पता है, इन्फॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज और ऑन रेटिना, की हमारी आइज़ पे जो भी इमेज बनती है, जो भी हमें सामने कोई विजुअल देखते हैं तो उस फॉर्म में जो हमें कंटेंट मिलता है। ऑडिटरी आ गया, किसी चीज़ को जब सुन के हमें किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट सिंबॉलिक आ गया, किसी साइंस को देख के जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। किसी तरह के भी साइन है, चाहे हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें ट्रैफिक साइंस मिल जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में चाहे डिफरेंट साइंस हैं, वैसे देखा जाए तो उनकी कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब किसी सिचुएशन के साथ उनको रिलेट करके समझ के देखते हैं तो उनकी सेंस जो है वो बनती है। नेक्स्ट आपको किस फॉर्म में मिल सकता है कोई कंटेंट प्रोसेसिंग के लिए, सिमेंटिक फॉर्म में। सिमेंटिक फॉर्म होगी जब ये सारे लेटर्स को हम क्लब करते हैं, या साइंस को क्लब करके जो इन्फॉर्मेशन बनती है उसको समझना, ठीक है। अगर आपके सामने ट्रैफिक साइंस ऐसे रख दिए लेकिन अगर आपको उसकी समझ ही नहीं है तो वो आपके
आपके लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सिमेंटिक हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एज द मीनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस। जब हम लेटर्स को वर्ड्स को मिला के उसकी कोई सेंस बना देते हैं, उस फॉर्म उस टाइप को बोलते हैं हम सिमेंटिक, कि सिमेंटिक फॉर्म में ये कंटेंट को हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ का किसी मीन्स कह लो कि किसी पैराग्राफ का किसी आर्टिकल का हम मीनिंग समझते हैं, जब वर्ड्स का सेंटेंसेस का मीनिंग कंसेप्ट लेते हैं, दैट इज सिमेंटिक क्लूज या सिमेंटिक स्टिमुलस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कंटेंट जो लास्ट है दैट इज बिहेवियरल। ठीक है, इसमें आपको किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्लूज मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस ऑफ पर्सन, चाहे आपके खुद के चाहे दूसरों के, चाहे नॉन वर्बल किसी ने कोई जेस्चर कर दिया उसको देख के भी आप समझ आते हो, उसको भी आप प्रोसेस करते हो कि हाँ यार उसने आज मुझे देख के ऐसे थोड़ी आंखें टेढ़ी सी की थी, पता नहीं क्यों की। ऐसा होता है ना कि बार फ्रेंड्स में कि यार आज उसने बात नहीं की बट अलग सा बिहेव करा था, तो आप समझ आते हो। तो ये सारे क्लूज जो हैं ये आएंगे आपके, ऐसे कंटेंट आएगा किसमें? बिहेवियरल कंटेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपके पास कंटेंट आ गया, अब आपने उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के उसको समझना है। ठीक है, तो किस टाइप के डिफरेंट ऑपरेशंस लगते हैं? अगेन फाइव टाइप ऑफ ऑपरेशंस है यहाँ पे। किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को कह लो जो आपको क्लूज मिलेंगे हैं उसको प्रोसेस करते हो। सबसे पहले आ गया कोग्निशन, नोइंग, उसके बारे में जानते हो, डिस्कवर करते हो, उसके बारे में अवेयर होते हो। ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन हो गया कोग्निशन, तभी आप उन क्लूज को प्रोसेस करते हो। नेक्स्ट हो गया मेमोरी, अगर उस चीज़ को रिट्रीव करके देखते हो आप इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपको दिख गई, कई बार आपके माइंड में क्लिक करता है यार ये चीज़, या एक पर्टिकुलर पर्सन, ये फेस मैंने पहले भी देखा हुआ है, या कोई सॉन्ग सुनते हो तो ये सॉन्ग मीन्स ऐसा म्यूज़िक, ऐसी ट्यून मैंने कहीं और भी सुनी हुई है, तो वो भी एक मेथड है। मेमोरी भी एक फिर मेथड होगी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। डाइवर्जेंट थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। जब हम एक सिंगल प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं तो उस थिंकिंग को कहते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी एक ऑपरेशन हो गया टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन या टू प्रोसेस द कंटेंट, जो हमने ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को पढ़ा है जी। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बाद आपका आ गया जी, एक स्लाइड मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी है, मैं नोट्स में वो डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उसको समझ लेना, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करा हुआ है, उसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। ऑपरेशन के बाद आपका उसमें होगा 6 टाइप ऑफ, जो प्रोडक्ट की भी बात करी है वो भी ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंसेप्ट समझ आए हैं जितने भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना। तो जल्दी से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।